ये सेकंड प्रॉब्लम है और जेटली की बुक में ये लास्ट प्रॉब्लम है जो कि हमारे टॉपिक के रिलेटेड है। इसमें उन्होंने बोला है कि आप डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालें और क्रॉस सेक्शन निकालें फॉर द क्लासिकल कोलिजन बिटवीन टू हार्ड स्फीयर्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। और जो लार्जेस्ट स्फीयर है वो इनिशियली रेस्ट पे है। तो ये वही केस है जो हमने जिसकी कैलकुलेशन पहले से परफॉर्म की हुई है। तो उस कैलकुलेशन में जो हमने थ्योरी के थ्रू की है उसमें भी हमने लार्जर जो पार्टिकल है उसे रेस्ट पे ही कंसिडर किया था। तो ये फिर वैसी सिचुएशन हो गई है। तो ये स्मॉल आर जो है स्मॉलर स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लार्जर को कर रहा है। और इन्होंने बोला है कि इसका जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है क्रॉस सेक्शन हम निकालेंगे और इसके रिज़ल्ट से हमने इसी रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हमने पॉइंट लाइक पार्टिकल्स की स्कैटरिंग देखनी है फ्रॉम हार्ड स्फीयर कैपिटल आर। तो पॉइंट लाइक पार्टिकल्स वो होते हैं जिनका रेडियस ज़ीरो होता है। तो जहाँ पे ये स्मॉल आ रहा होगा ना रिज़ल्ट में, उसकी जगह हम ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास इस सिचुएशन के लिए पॉइंट लाइक पार्टिकल की स्कैटरिंग फ्रॉम लार्जेस्ट स्फीयर की केस का रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। तो अभी हम वही करते हैं। तो इसमें इन्होंने ये भी बोला है कि आप ये क्लासिकल रिज़ल्ट जो है इसको यूज़ करें। तो ये हमने पहले भी डिराइव किया हुआ था, तो ये वही है। और इसमें बी इम्पैक्ट पैरामीटर और थीटा स्कैटरिंग एंगल है। तो इसमें अभी हम वही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी फ़िगर बनानी होगी, फ़िगर उसकी इम्पॉर्टेंट है। तो फ़िगर हम यहाँ पे बनाते हैं। तो इसमें एक लार्जेस्ट स्फीयर होगा, ठीक है, और कोई स्मॉल स्फीयर होगा जो इसके साथ ऐसे ग्लाइड करेगा किसी पॉइंट पे। तो ये इसका रेडियस, ठीक है, ये मतलब सेंटर इसका और ये इसका सेंटर हो गया। तो ये यहाँ से एक सीधी लाइन हम खींचेंगे जो कि दोनों को होगी। और ये यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर इसका रेडियस हो गया। और अभी ये हम यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और जो पार्टिकल है वो ये यहाँ से इस लाइन से आ रहा था। तो ये जो डिस्टेंस है ना, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल के सेंटर्स का वर्टिकल डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसे हम बी का नाम देते होते हैं। तो पहले भी हमने वो जो की थी उसमें भी हम ऐसे वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, वो पॉइंट लाइक पार्टिकल थे तो इसलिए सीधे पॉइंट के दरमियान देख लिया। ये अब स्फीयर्स हैं तो इनके सेंटर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक दूसरे के साथ उसे हम बी का नाम देंगे और इसकी एक्सप्रेशन हमने निकालनी होगी और हमें वो करना होगा। अब कोई पार्टिकल ये लेट्स से कोई एंगल है, ठीक है, इसको हम थीटा 1 का नाम दे देते हैं, इसे थीटा 1 का नाम देते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो इसका जो एंगल इसके साथ बन रहा होगा इस लाइन के साथ, उसे हम लेट्स से बीटा का नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये एंगल्स किसके इक्वल होंगे ये हमें बाद में पता चलेगा। तो ये जो एंगल बना रहा है इसको हम अल्फ़ा का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, ओके, ये 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे जो टोटल ट्राइंगल का एंगल होता है ना, ये टोटल इस ट्राइंगल का एंगल ये लेट्स से अभी x है, हमें नहीं पता। तो ये हम निकाल सकते हैं कि अगर 2 गिवन है तो टोटल ट्राइंगल का एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये इक्वल हो जाएगा 90 प्लस ये वाला एंगल अल्फ़ा और प्लस x ये वाला एंगल x। तो x का एंगल आ जाएगा, ये सारी चीज़ें उधर ले जाएंगे, 180 माइनस 90 होगा, माइनस 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये 180 माइनस 90 इज़ 90, 90 माइनस अल्फ़ा जो एक्स पे एंगल ये बन रहा है 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक हो गया। तो अभी अगर हम b की वैल्यू निकालना चाहें तो b को हमें कुछ ये इस तरफ बेस पे है ना, तो ये हाइपोटेनियस है तो इसका यहाँ पे प्रोजेक्शन गिर रहा है। तो ये जो हाइपोटेनियस के साथ जो एंगल बन रहा होता है और उसके साथ वाली जो साइड होती है ना वो कॉस थीटा होता है ना। तो ये b की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो वो इक्वल हो जाएगी ये पूरी लाइन जिसकी लेंथ है। तो b की वैल्यू आ जाएगी, ये जो है ना लेंथ ये इक्वल है यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल r है और यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल R है। तो ये पूरी लेंथ हो जाएगी r प्लस कैपिटल R। तो ये b हो जाएगा r प्लस कैपिटल R जो कि हाइपोटेनियस है, कॉज का कंपोनेंट ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसके साथ वो अल्फ़ा है। तो ये इस तरह से सिचुएशन है।
इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि ये इसका प्रोजेक्शन गिर रहा है, ये वाला इसका साइन कंपोनेंट है और ये इसका कोसाइन कंपोनेंट है जो कि इम्पैक्ट पैरामीटर को डिटरमिन कर रहा है। अब ये इम्पैक्ट पैरामीटर तो हमें मिल गया, अब अल्फ़ा को हमने निकालना है इन टर्म्स ऑफ ये स्कैटरिंग एंगल θ1। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है ना, यहाँ पे थीटा, मैं यहाँ पे इसको थीटा ही यूज़ कर लेती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये स्कैटरिंग एंगल है, ये ऐसे स्कैटर होगा। तो ये इसको हमने डिटर्मिन करना है, यहाँ इसको यहाँ पे यूज़ करना है हमने। तो ये स्कैटरिंग एंगल ऑफ दिस वन पार्टिकल है, क्योंकि ये वाला पार्टिकल ऐसे स्कैटर करेगा। तो ये हम आगे देख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि ये दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है ना, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस एक पैरेलल हैं, तो ये एक ऐसी लाइन अगर खींचे तो ये थीटा एंगल बना रही है, और उसी तरह की अगर हम लाइन यहाँ पे भी खींच दे तो ये भी थीटा एंगल बना रही होगी। तो ये M1 जो M1 ये पार्टिकल है ना, इसके स्कैटरिंग एंगल है, जिसे θ1 हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थीटा इन्होंने बोला हुआ इसलिए मैंने θ1 को थीटा ही कह दिया, या फिर 1 भी कर दें तो कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे 1 कर देते हैं, ठीक है। ये भी 1 कर देते हैं, ये भी फिर 1 हो जाएगा। तो ये हमने अल्फ़ा को इन टर्म्स ऑफ θ1 निकालना है, वो हम आगे करते हैं। तो ये इसको आगे अगर ये कंटिन्यू कर दें तो ये वाला एंगल, ये थीटा है ना, तो ये भी एंगल थीटा बनता है। तो ये अल्फ़ा है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फ़ा हो गया, ठीक है। ये और ये एंगल इक्वल हैं और ये एंगल इक्वल हैं, ठीक है। ये अगर अभी समझ नहीं आ रही तो इसको याद कर लेना है ताकि क्विज़ के लिए हो जाए, बाद में मैं समझा दूँगी। तो ये अब इस ट्राइंगल का टोटल एंगल भी 90 डिग्री 180 होना चाहिए, इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल है। तो ये भी इस पे भी अप्लाई करते हैं। तो ये 180 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस बीटा, ठीक है। ये सिचुएशन हो चुकी है, θ1 कर दिया था। तो ये हम अगर इसमें यहाँ तक ये सिचुएशन रहने देते हैं या अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अल्फ़ा इधर ले जाते हैं, ये उधर ले जाते हैं। तो ये 90 माइनस 180 प्लस θ1 प्लस बीटा, और ये अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस θ1 प्लस बीटा। 90 डिग्री है, इसे π/2 भी कर सकते हैं या π/2 कर देते हैं, ताकि ये हो गया। ये अल्फ़ा की एक वैल्यू निकल आ चुकी है, इसमें बीटा की वैल्यू लानी पड़ेगी, क्योंकि हमें सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ θ1 चाहिए। तो बीटा की वैल्यू अब निकालते हैं।